एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम का। तो फटाफट से आज का टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज एनालाइजेस डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग, एम्पेरिकल, रैशनल, इंट्यूटिव एंड ऑथोरिटेटिव। मतलब कि हम डिफरेंट वेज ऑफ नॉलेज पढ़ने वाले हैं आज। 4 इसमें वेज हैं, चारों को पढ़ेंगे वन बाय वन। और साथ साथ में इसमें सेकंड टॉपिक आ जाता है एक्सप्लोर द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। कि सोसाइटी बेस्ड सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे है नॉलेज और उसका एजुकेशन पे क्या इम्प्लीकेशन है, वो पढ़ेंगे। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 15-15 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। वन बाय वन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमें 4 वेज पढ़ने थे। तो पहला वे है हमारा एम्पेरिकल। एम्पेरिकल क्या होता है? इट इज द वे ऑफ नोइंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। ऐसा नॉलेज का तरीका जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो। द वर्ड एम्पेरिकल means knowledge gained through senses such as seeing, hearing, touching, tasting and smelling। अब एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगा आपको? देखकर, सुनकर, टच कर कर, टेस्टिंग या फिर स्मेलिंग से। ठीक है, मतलब अपने सेंसेस का यूज करते हुए हम जो नॉलेज प्राप्त करते हैं उसको हम एम्पिरिकल नॉलेज बोल देते हैं। इन दिस मेथड अ पर्सन बिलीव समथिंग आफ्टर ऑब्जर्विंग इट डायरेक्टली। यहाँ पर जो इंसान है वो जब तक बिलीव नहीं करता जब तक वो खुद ऑब्जर्व कर ना करे या खुद देखे ना या फिर खुद एक्सपीरियंस ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड नोज दैट फायर इज हॉट आफ्टर फीलिंग इट्स हीट। कि चाइल्ड को कब पता चलेगा कि फायर गर्म होती है? जब तक वो खुद उसको फील नहीं करेगा। इन साइंस स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। जो साइंस है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया और मैथ्स में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो वहां पर जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते तब तक आप कंसेप्ट को ढंग से समझ नहीं पाते हो। when they see a chemical reaction in the laboratory they gain empirical knowledge। जब वो खुद अपने आंखों से chemical reactions को देखते हैं अपने senses का use करके, तब वो empirical knowledge को gain करते हैं। this method is practical and reliable because it is based on real experience। ये practical reliable मतलब कि realistic है, मतलब आप इसको भूलते नहीं हो, rectification वाला method नहीं है, practical based method है और real life situation में आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। However, sometimes our senses can mislead us, so empirical knowledge is not always perfect। हमेशा परफेक्ट नहीं होता क्योंकि हमारे सेंसेस हमें धोखा भी दे देते हैं कभी कभी। तो इसलिए ये हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। सेकंड है रेशनल। अब देखना, आर से रैशनल होता है ना, तो आर से रीजनिंग याद करना ये कोई सेंसेस के काम की नहीं होती। रैशनल क्या होती है? जो लॉजिकल और रीजनिंग बेस होती है। मतलब कि जब तक आप किसी चीज को लॉजिकली ना सोचो तब तक आप किसी चीज को मानते ही नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख रखा है, इन दिस मेथड नॉलेज इज गेन थ्रू थिंकिंग। अब जब लॉजिक और रीजनिंग की बात हो रही है तो मेंटल प्रोसेस कैसे ना बीच में आए। तो जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो लॉजिक और रीजनिंग की बात कैसे स्टार्ट होगी, है ना। थर्ड पॉइंट में भी यही लिखा है, वी यूज अवर माइंड टू एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन। हम अपने दिमाग का यूज करते हैं क्योंकि लॉजिक और रीजनिंग बिना दिमाग के तो पॉसिबल कहाँ है। तो वी यूज अवर माइंड, कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए हम अपना दिमाग यूज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन मैथमेटिक्स वी नो दैट इफ ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड राम इज अ ह्यूमन देन राम इज मॉर्टल। दिस कंक्लूजन इज रीच थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। जैसे कि अगर बता आपको किसी ने बोल दिया कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो सारे मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब उनकी सांस लिखी हुई है, वो एक टाइम पे आने के बाद मर जाएंगे, हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो जैसे ऑल ह्यूमन बींग्स वो मॉर्टल है, तो राम क्या है? एक ह्यूमन बींग है, तो राम भी उससे क्या हो जाएगा? मॉर्टल हो जाएगा। तो दिस कंक्लूजन रीच थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। तो ये कंक्लूजन आप कहाँ तक कैसे लेकर आए? लॉजिकल रीजनिंग से, खुद से दिमाग लगाकर। रेशनल नॉलेज डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ दिमाग की जरूरत होती है। इट डिपेंड ऑन क्लियर थिंकिंग एंड लॉजिकल प्रूफ। लास्ट है, दिस मेथड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। इस मेथड से आप अपने दिमाग में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। इफ रीजनिंग इज रॉन्ग द कंक्लूजन विल आल्सो बी रॉन्ग। अगर आपने रीजनिंग गलत सॉल्व करी है मतलब आपका फिर उसका मतलब कंक्लूजन भी गलत ही आएगा। तो ये मेथड भी आप बोल नहीं सकते कंप्लीटली रिलायबल है क्योंकि ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपने अगर रीजनिंग ढंग से सॉल्व करी है तो आपका कंक्लूजन भी सही होगा, नहीं सॉल्व करी तो कंक्लूजन भी गलत। थर्ड है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव वे ऑफ नोइंग कम्स फ्रॉम इनर फीलिंग ऑफ इनसाइट। यहाँ पर हम इंट्यूटिव मतलब इंट्यूशंस कि हमारा दिल क्या कह रहा है, इनर फीलिंग क्या कह रही है, हमारी गट फीलिंग क्या है, तो उस पर डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन। ना तो ये
एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, ना ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, ना रीजनिंग पे डिपेंड करती है। समटाइम वी सडनली अंडरस्टैंड समथिंग विदाउट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। हम किसी चीज को कभी कभी ऐसी समझ जाते हैं बिना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के, अपनी गट फीलिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर में फील दैट अ स्टूडेंट इज डिस्टर्ब इवन इफ द स्टूडेंट हैव नॉट स्पोकन एनीथिंग। हम हाव भाव देख के या फिर खुद से ही हमारी गट फीलिंग कह देती है कि बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बिना बच्चे के बोले। ठीक है, मैनी आर्टिस्ट एंड पोएट्स क्रिएट आइडियाज थ्रू इंट्यूशन। और बहुत सारे आर्टिस्ट और पोएट्स भी है जो बिना शब्दों के, बिना कुछ कहे आइडियाज को क्रिएट कर लेते हैं थ्रू देयर इनर फीलिंग। इंट्यूटिव नॉलेज इज क्विक एंड पर्सनल। जो लास्ट पॉइंट में लिखा है उसका मतलब होता है कि ये बहुत क्विक होती है और पर्सनल होती है, इसमें कोई दूसरों का कोई बीच में उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। आप खुद से सोचते हो, बहुत जल्दी सोच लेते हो, एकदम से आता है, बट इट मे नॉट ऑलवेज बी साइंटिफिकली टेस्टेड। ये साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं होती है, देयरफॉर इट शुड बी सपोर्टेड बाय रीजनिंग और एविडेंस व्हेन नेसेसरी। लेकिन तो जब आपको उसको समझाना पड़े किसी दूसरे इंसान को, किसी थर्ड पर्सन को, तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रूफ या एविडेंस होना जरूरी है, कोई रीजनिंग होनी जरूरी है, क्योंकि ये इंट्यूशन आपके अंदर आए हैं, कोई दूसरा समझे वो जरूरी नहीं है, तो उसके लिए कोई एविडेंस होना जरूरी है। फोर्थ है ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव का क्या मतलब है? इट इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी और ट्रस्टेड सोर्सेज। मतलब कि जो बुक्स में है या फिर जो टीचर्स ने बताया, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी थ्रू कोई नॉलेज आ रही है ना, उसको हम ऑथोरिटेटिव वे ऑफ नोइंग बोल देते हैं, क्योंकि वो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर मतलब उन्होंने सारे एविडेंसेस, प्रूफ, या फिर जितने भी उनमें ट्रुथ है उन सबको देखकर उसके बाद वो हमें नॉलेज दे रहे हैं। तो वी एक्सेप्ट नॉलेज बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एक्सपर्ट, टीचर, बुक, रिलीजियस टेक्स्ट और एक्सपीरियंस पर्सन। तो ऐसे लोगों से जब नॉलेज मिलती है उसको हम ऑथोरिटेटिव बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट बिलीव दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय देयर टीचर। कोई टीचर अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे तो स्टूडेंट फटाफट से बिलीव कर लेता है, बिना टेस्ट करे, बिना ऑब्जर्व, बिना एक्सपीरियंस, बिना रीजनिंग, बिना लॉजिक, बस टीचर ने बोल दिया मतलब वो सही है। वी एक्सेप्ट साइंटिफिक फैक्ट रिटन इन टेक्स्ट बिकॉज दे आर रिटन बाय एक्सपर्ट। हम किसी भी साइंटिफिक फैक्ट को मान लेते हैं कि वो सही है क्योंकि वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा लिखा हुआ होगा। दिस मेथड सेव टाइम। क्योंकि ये मेथड आप खुद नहीं सोच रहे, बस आप देख के पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा टाइम बचाता है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं करनी पड़ रही, ऑब्जर्वेशन नहीं करनी पड़ रही, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एंड इट हेल्प्स इन लर्निंग एस्टैब्लिश फैक्ट्स। फैक्ट्स को और बढ़ाने में, फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प करता है। हाउएवर वी शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हर चीज को अंधा होकर नहीं मानना चाहिए, बिना क्वेश्चनिंग नहीं मानना चाहिए। उस हर एक चीज के पीछे का लॉजिक समझना चाहिए, रीजनिंग समझनी चाहिए, प्रूफ मांगने चाहिए, तब जाके आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट इवन इन अथॉरिटेटिव नॉलेज। क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप अंधे होके आप सब कुछ सुने जा रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या पता कभी कभी सामने वाला भी गलत हो जाता है, एक्सपर्ट भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो वो इंसान ही ना। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, मतलब खुद का दिमाग लगाना जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, एक टॉपिक कवर हो गया, ये अराउंड 15 मार्क्स का आ ही जाएगा आपका। ये नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सप्लोर द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। मतलब सोसाइटी के थ्रू जो कंस्ट्रक्शन, नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुआ है वो पढ़ना है हमें, और उसका एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है वो पढ़ना है। सबसे पहले सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? द आइडिया ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज मीन्स दैट नॉलेज इज नॉट क्रिएटेड बाय वन पर्सन अलोन, इट इज डेवलप्ड थ्रू इंटरेक्शन अमंग पीपल इन सोसाइटी। कि नॉलेज किसी एक इंसान से नहीं बनी है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बनाई है, सोसाइटी के लोगों ने। अवर लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री एंड सोशल एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस व्हाट वी नो एंड हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारी हिस्ट्री, हमारे खुद के सोशल एक्सपीरियंसेस की हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, वो सब इन्फ्लुएंस करते हैं हमें, कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं हमारे नॉलेज पे, कि हम कितना जानते हैं या फिर हम कितना समझ पाते हैं हमारे वर्ल्ड को। नॉलेज इज देयरफॉर नॉट कंप्लीटली फिक्स्ड और यूनिवर्सल, इट इज शेयर्ड बाय सोशल कंटेंट। तो इसका मतलब नॉलेज कोई फिक्स नहीं है, जो हमने पहले नेचर पढ़ा था ना फर्स्ट वीडियो में, वैसे ही ये फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये चेंज होती रहती है, और ये हमारी सोसाइटी ही शेप करती है। व्हेन पीपल लिव टुगेदर इन सोसाइटी, दे शेयर आइडियाज, बिलीफ, एक्सपीरियंसेस। जब लोग एक आपस में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। कैसे करते हैं शेयर? थ्रू डिस्कशन, डिबेट, कोऑपरेशन। इन तरीकों से वो
नॉलेज को डेवलप करते हैं और नॉलेज को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब अवर अंडरस्टैंडिंग और हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन हु राइट इट। हमारे जो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है ना, कि हमारे हिस्ट्री के इवेंट्स कैसे कैसे थे, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसने उसको किसने लिखा है। अब कोई ऐसा होगा जो उसकी पॉजिटिव साइड लिख रहा है, तो हम हिस्ट्री को पॉजिटिव वे में देखेंगे। किसी ने उसकी नेगेटिव साइड लिखी होगी, तो हम हिस्ट्री को बहुत गलत समझेंगे, गलत नजर से देखेंगे कि हमारी हिस्ट्री बहुत खराब है, हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने सही नहीं किया। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि उन्होंने, मतलब कि एक्चुअली वो लोग है कौन, हमारी सोसाइटी के तो लोग हैं जिन्होंने वो हिस्ट्री लिखी है। तो कैसे, मतलब सोशल कंस्ट्रक्शन हुआ ना, सोसाइटी पे डिपेंड हुआ ना हमारी नॉलेज। ठीक है। डिफरेंट सोसाइटी में एक्सप्लेन द सेम हिस्टोरिकल इवेंट इन डिफरेंट वेज, दिस शोज दैट नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। यहाँ से पता चलता है कि नॉलेज कैसी है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल कंस्ट्रक्शन में। कैसे? वी लर्न कंसेप्ट थ्रू कम्युनिकेशन। हम किसी कंसेप्ट को कैसे समझते हैं? कम्युनिकेशन से, बोलकर समझते हैं। टीचर बोलता है, हम सुनते हैं, एक्टिव पैसिव वे होता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं। जब लैंग्वेज ही नहीं होगी तो आप नॉलेज को कैसे गेन करेंगे? दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। अ चाइल्ड लर्न द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वैल्यूज, सोशल रूल्स फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से, टीचर से और फ्रेंड्स से। जितने भी सोशल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनका मतलब समझता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ चाइल्ड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट बाय ऑब्जर्विंग द हाउ एल्डर आर ट्रीटेड इन सोसाइटी। कि रिस्पेक्ट का मतलब बच्चा कब सीखता है? जैसे हमारे जो बड़े लोग हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, वो सोसाइटी में वो लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं, वहां से हम रिस्पेक्ट का मतलब समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि नॉलेज डेवलप कैसे होती है, सोशल इंटरेक्शन से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, कल्चर एंड इन्फ्लुएंस नॉलेज। कल्चर इन्फ्लुएंसेस नॉलेज का क्या मतलब है? व्हाट इज कंसिडर्ड राइट और रॉन्ग, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट, डिपेंड्स ऑन कल्चरल वैल्यू। हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी की वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि क्या सही और क्या गलत, किसको हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसको हम कंसिडर कर रहे हैं। टीचिंग मेथड इन रूरल स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अर्बन स्कूल बिकॉज द सोशल एनवायरनमेंट इज डिफरेंट, देयरफॉर नॉलेज इज कनेक्टेड विद सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो ये तो हमने पढ़ लिया सोशली कैसे है, कि हमारे लोग, हमारे आसपास की सोसाइटी डिपेंड करती है, कल्चर पे डिपेंड करता है कि कल्चर क्या सिखाना चाहता है हमें, इम्पोर्टेंट क्या है, नहीं है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। साथ साथ में सोशल कैसे है, सोशल जैसे कि रूरल एरियाज के जो स्कूल्स होते हैं वो अपने अलग इन्वायरमेंट में पढ़ा रहे हैं, वैसे ही जो अर्बन स्कूल्स होते हैं वो अपने अलग इन्वायरमेंट में पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से सोसाइटी का बहुत फर्क पड़ता है, सोशल एक फैक्टर जरूर है। अब बात आती है कि हमने नॉलेज को एज एन सोशल कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, अब उसको हम कैसे अप्लाई करें फॉर एजुकेशन। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, लर्निंग शुड बी इंटरेक्टिव। की जो लर्निंग होनी चाहिए ना, वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए। जैसे आप ग्रुप वर्क कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, क्लासरूम में डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चनिंग आंसरिंग राउंड हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप फैक्ट को मेमोराइज नहीं करेंगे, उसको आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और सोशली उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज को। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, टीचर शुड रिस्पेक्ट स्टूडेंट बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। टीचर को जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड है और एक्सपीरियंस है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब जो भी, हर एक जो चाइल्ड है वो अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट से आता है, कोई गांव से आता है, कोई किसी एनवायरनमेंट से आता है, कोई किसी एनवायरनमेंट से आता है, उनके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। तो उनके एक्सपीरियंस को समझना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस उनकी अंडरस्टैंडिंग को बताएंगे। अब उनकी पता नहीं लैंग्वेज कैसी रही होगी पहले, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए। A teacher should connect teaching with student real life situation। जो टीचर है उसको टीचिंग को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, उसकी बच्चे की ही रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करना चाहिए, ताकि बच्चा उसको और ढंग से अंडरस्टैंड करे, समझे। करिकुलम शुड इंक्लूड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अब जो हमारा करिकुलम है, करिकुलम क्या होता है, जो हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटीज करवा रहे हैं, वो सब करिकुलम में आते हैं। तो उसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए। मतलब इट शुड नॉट शो ओनली वन व्यू पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री बुक शुड इंक्लूड डिफरेंट वॉइसेस एंड एक्सपीरियंस हो देयर स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। कि एक ही का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए, हर जगह अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। जैसे हिस्ट्री बुक में सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, डिफरेंट वॉइसेस हर एक के बारे में बताया होता है, जिस वजह से बच्चा के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग आती है, खुद की लॉजिकल थिंकिंग आती है, रीजनिंग आती है, जिससे वो खुद से समझ के अपना दिमाग लगा पाता है क्या सही है क्या गलत। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए।
फोर्थ है द टीचर रोल चेंजेस फ्रॉम अ नॉलेज गिवर टू अ फैसिलिटेटर, कि जस्ट एक वो नहीं होना चाहिए कि टीचर आया और वहां पे स्टेज पे जाके पढ़ाने लग गया, इतना नहीं होना चाहिए, गाइड की तरह होना चाहिए। फैसिलिटेटर मतलब होता है गाइड, जो हमें गाइड करे, गाइडर। ठीक है, द टीचर शुड गाइड स्टूडेंट इन एक्सप्लोरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज रादर देन सिंपली डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन। सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने नहीं आने चाहिए, बल्कि एक गाइडेंस दे दो आप, कि बच्चे को समझा दो कि ऐसे ऐसे करना है, बच्चा खुद करेगा, बस आप उसको साथ साथ में चेक करो, फीडबैक दो कि कैसे वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो टीचर्स को एक नॉलेज गिवर ना होकर फैसिलिटेटर की तरह बिहेव करना चाहिए। तो एंड हो गया है वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अपनी घिसी पिटी लाइन दोबारा मैं बता ही देती हूँ, वैसे आप बोर हो गए होंगे, फिर भी मैं बोल देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।